तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज अपना लेक्चर नंबर 2 ऑन हाइड्रोजन। तो पिछला लेक्चर कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पहुंचे हैं हाइड्राइड्स के ऊपर। तो शुरू करेंगे बेटा हाइड्राइड से। तो आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि अगर H के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तब हम उसको हाइड्राइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? हाइड्राइड आयन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए यही हाइड्राइड आयन सोडियम के साथ जुड़ा हो तो वो कहलाता है सोडियम हाइड्राइड, और यही हाइड्राइड आयन अगर कैल्शियम आयन से जुड़ा हो तो कहलाता है कैल्शियम हाइड्राइड। ऐसे ही बेरिलियम से जुड़ा हो तो कहलाता है बेरिलियम हाइड्राइड। पोटेशियम से जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे पोटेशियम हाइड्राइड। इतना सिंपल। तो आज मैं आपको इनकी वैरायटी बताने वाला हूं और आगे एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बताने वाला हूं। थोड़ा ध्यान से समझिए। तो बेटा कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन मेटल्स के साथ होता है या नॉन मेटल्स के साथ होता है उसे हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्राइड बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? मेटल और नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्राइड बोलते हैं। जिसमें जैसे पहली वैरायटी है हमारे पास आयनिक हाइड्राइड की। आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं? तो आयनिक हाइड्राइड्स बेटा वो होते हैं जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 द्वारा बनाए जाते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 द्वारा बनाए जाते हैं और सीधे हीट करके बना दिए जाते हैं। इसमें एक्सेप्शन जो है बेरिलियम और मैग्नीशियम। मैं ये नहीं कह रहा बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्राइड नहीं बनाते, वो आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते। तो आपको ये ध्यान रखना है, बेरिलियम मैग्नीशियम छोड़कर बाकी जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के, यानी एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सभी हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट हीटिंग करने से हाइड्राइड बना लेते हैं और उन हाइड्राइड को बोलते हैं आयनिक हाइड्राइड। इनमें खास बात क्या होती है कि व्हाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको पता होगा बच्चे, ऐसा सॉलिड जो सिमेट्रिकल होता है, जिसमें हर जगह पार्टिकल्स की अरेंजमेंट एक जैसी होती है। ठीक है, आप प्लस 2 में भी पढ़ेंगे इसको। जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ऑब्वियस है, आयनिक कंपाउंड है तो हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो होना ही था। और इसको आसानी से आप डिकम्पोज कर सकते हो पानी डालकर। क्या डालकर बेटे? पानी डालकर, या कार्बन डाइऑक्साइड डालकर, या SO2 डालकर। तो जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको दिखा रखा है, कैल्शियम हाइड्राइड में जैसे आपने पानी डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस। और अगर आपने CO2 डाल दिया तो CO2 डालने से कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, दोनों कंबाइन हो जाते हैं, होने में ये प्रोडक्ट मिल जाता है। कर लोगे? हो जाएगा। इतना आसान होता है बच्चे। ठीक है ना? चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चे, इसमें एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। इन्हीं के थ्रू आप ये फेमस हाइड्राइड बनाते हैं। आप प्लस 2 में पढ़ोगे LiLH4 NaBH4, ये इंपॉर्टेंट हाइड्राइड होते हैं जो कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कर लेंगे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आयनिक नाम आ गया तो आयनिक हाइड्राइड के बाद अब हम पढ़ेंगे बेटा कोवेलेंट हाइड्राइड। चलो अब उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट हाइड्राइड्स के बारे में। बीच में वीडियो पॉज करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। तो सेकंड जो बेटा पॉइंट है वो है मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट हाइड्राइड। अब ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से नहीं बनते, ये बनते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स द्वारा, और उन पी ब्लॉक एलिमेंट्स द्वारा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। किससे? हाइड्रोजन से। समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाम से क्लियर हो रहा है ऐसे हाइड्राइड जिसके अंदर सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं। समझ में आ गया? जैसे BH3, AlH3, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं, और चूंकि हाइड्राइड हैं तो आप इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड्स वो होते हैं जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करने हो। एग्जाम्पल जैसे
ग्रुप 14 वाले हाइड्राइड CH4 SiH4 इस तरह की बात, जैसे मीथेन, साइलेन, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट्स। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट्स वो होते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है उनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है, तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट। जैसे हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, तो इनमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है एज अ लॉन पेयर। जैसे मैं आपको बताऊं NH3, तो आपको याद होगा NH3 ऐसा होता है। तो इसमें हाइड्राइड तो बन गया ही, लेकिन इसके पास ये लॉन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक, क्लियर हुई बात? ये होते हैं बेटा मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट हाइड्राइड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो अपने को पढ़ना है वो है अपना मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो आई होप आपने इतना नोट कर लिया है। हम अब स्लाइड को नीचे लेकर चलते हैं, चलिए आगे बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे बेटा मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स की। ये मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्या होते हैं? तो बेटा अभी पीछे आपके नाम आया था, आपको याद हो, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं या जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, जैसे मैं बात F ब्लॉक की भी कर रहा हूं, वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाते हैं। और आपको ध्यान ये रखना है कि इनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है और बहुत तगड़े रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, इनको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक वो होते हैं बेटा जिनकी कॉम्पोजिशन जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड वो होते हैं जिनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, वेरी कर जाती है। जैसे एग्जांपल आपको दिखा रखा है, ये क्या फॉर्मूला है बेटा? ये क्या फॉर्मूला है? ये है लेंथेनम का हाइड्राइड, लेकिन H जो है वो 2.76 है। टाइटेनियम का हाइड्राइड, लेकिन H की वैल्यू 1.73 है, इस तरीके से। ठीक है बेटा, और आपको ये ध्यान रखना है ये जो ग्रुप 7, 8, 9 के जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो हाइड्राइड नहीं बनाते, और इस रीजन को हम बोलते हैं बेटा हाइड्राइड गैप। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि आप जानते हैं ट्रांजिशन मेटल्स ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 होता है, और 7, 8, 9 वाले जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्राइड नहीं बनाते। और जब वो हाइड्राइड नहीं बनाते हैं तो पीरियोडिक टेबल में एक गैप बन जाता है जिसे हम हाइड्राइड गैप बोलते हैं, कि वो हाइड्राइड नहीं बनाते। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चे पॉलीमेरिक हाइड्राइड या कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। पहले पॉलीमेरिक के बारे में बताते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएंगे। पॉलीमेरिक हाइड्राइड बच्चे वो हाइड्राइड होते हैं जो उन एलिमेंट्स द्वारा बनाए जाते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.4 से 2 के बीच में लाई करती है। 1.4 से 2 के बीच में लाई करती है ऑन पॉलिंग स्केल। तो आपको मैंने चैप्टर की शुरुआत में बताया था हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है ऑन पॉलिंग स्केल। तो इनकी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है वो बनाते हैं आपके पॉलीमेरिक हाइड्राइड। जैसे ये आपका एग्जांपल है BeH2 होल N, AlH3 होल N। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बच्चे वो होते हैं जिसमें H- एज अ लिगेंड काम करता है और सेंट्रल मेटल एटम पर अटैच्ड होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स होते हैं बच्चे वो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। आप +2 में इसको पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, और जिसमें H- एज अ लिगेंड होता है। लिगेंड मतलब यहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रॉन डोनर की। ठीक है, और सेंट्रल मेटल एटम यहां पर क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। +2 में पढ़ेंगे और अभी फिलहाल आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात खत्म हो गई हमारी हाइड्राइड की। तो लेट मी टेक दिस स्लाइड डाउन, हम आगे पढ़ सकेंगे। तो ये होते हैं अपने हाइड्राइड्स। आई होप आप नाम के साथ उनकी पहचान भी याद रखेंगे और उनके एग्जांपल्स भी याद रखेंगे। तो मैं इस कंपाउंड की बात कर रहा था बेटा, ध्यान से देखना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है H2O2, और ये एक हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। हम इस चैप्टर में एक तो H2O2 पढ़ेंगे जो कि आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन का एज ए इंपॉर्टेंट कंपाउंड,
और एक पढ़ेंगे वाटर H2O। ठीक है, तो पहले आज हम क्लियर करेंगे H2O2। पूरा पूरा लेक्चर मेरा इसी के ऊपर कंसंट्रेटेड रहेगा कि H2O2 क्या होता है, ये कैसे प्रिपेयर होता है, ये कैसे कंसंट्रेट किया जाता है, इसके क्या यूजेस हैं, इसकी क्या रिएक्शंस हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इसका कैसा स्ट्रक्चर है, सब पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चलने वाला है आज का। तो H2O2 जो है बच्चे, इसकी डिस्कवरी थेनार्ड ने की थी 1818 में, और ये हमें एयर में मिल जाते हैं, रेन में मिल जाते हैं, प्लांट्स में मिल जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर इसीलिए कि आपको ध्यान रहे कि H2O2 जो है वो आपको एयर में कुछ प्लेसेस में मिल जाता है, रेन में मिल जाता है, प्लांट्स में मिल जाता है। अब बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन देखिएगा ध्यान से। तो मैं आपको करवा रहा हूं बच्चे लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है, हम लेते हैं एक सोडियम का परऑक्साइड और उसकी रिएक्शन करवा देते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ। रिएक्शन क्या होती है कि सोडियम और हाइड्रोजन एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। इट इज काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दैट हैपेंस, Na2SO4 बन जाता है और H2O2 हमारा बन जाता है। या बेरियम का ऑक्साइड ले सकते हो, ये भी आपका पर ऑक्साइड है, ये भी आपका पर ऑक्साइड। आप जानते हैं मेरे हिसाब से O2 के ऊपर -2 होता है, इसे ही हम पर ऑक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड आयन। इसी को पर ऑक्साइड आयन बोला जाता है। जब ये सोडियम के साथ कंबाइन होता है तो ये 2 विजिबल होता है, लेकिन बेरियम की वैलेंसी खुद 2 होती है, तो ये जो O के ऊपर -2 होता है ये विजिबल नहीं होता है। तो बेरियम का आप परऑक्साइड ले लीजिए, उसमें भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करिए और आपका बेरियम सल्फेट और H2O2 बन जाएगा। ये लैबोरेटरी प्रिपरेशन होता है। खास ध्यान रखना, आप एसिड HNO3 मत लेना, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये भी नोट कर लेना, नोट कर लेना बच्चे ये भी कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो H2O2 जो बन रहा होगा उसी को ऑक्सीडाइज कर देगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर एक होता है बच्चे अपने पास मर्क्स प्रोसेस। मर्क प्रोसेस में क्या होता है कि हम CO2 पास करवाते हैं। CO2 किस में से, वही बेरियम के परऑक्साइड में से, लेकिन हमारे पास बेरियम परऑक्साइड जो होता है वो पानी में होता है, ये होता है, और उसमें CO2 पास करवा देते हैं तो हमारा बेरियम कार्बोनेट बन जाता है, H2O2 बन जाता है। और आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से कि H2O और CO2 का मिक्सचर वैसे ही एक एसिड का काम करता है, कार्बोनिक एसिड। और एसिड के साथ परऑक्साइड तुम देख ही रहे हो, सोल्ट बना रहा है और H2O2 बना रहा है, जैसा कि ऊपर भी देखा गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए स्लाइड को नीचे करते हैं। तो आई थिंक अभी तक आपको सब समझ में आ रहा है और आना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मर्क्स प्रोसेस को कर लिया नोट, इसको अच्छे से कर लेना बेटा, ठीक है। इस तरह H2O2 बनता है। चलिए एक बार कमर्शियल तरीके पे भी चले जाते हैं कि H2O2 को मैन्युफैक्चर कमर्शियली कैसे किया जाता है। तो एक तरीका तो होता है हमारे पास कि हम 50% H2SO4 को, डाइल्यूट H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज कर दें। क्या कर दें, इलेक्ट्रोलाइज। ध्यान से देखना, जब आप H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो आपको हाइड्रोजन मिलता है और आपको मिलता है H2S2O8। इसको हम बोलते हैं पर सल्फ्यूरिक एसिड, या हम इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड। क्या बोलते हैं, मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड। या +2 में भी पढ़ोगे इसका स्ट्रक्चर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर उस मार्शल एसिड का हम कर देते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। पहले ये होता है, फिर ये होता है। डाइल्यूशन करने से क्या होता है, हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है, प्लस में मिलता है हमें कैरोज एसिड, H2SO5 पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5, ठीक है। ये भी आप ऑक्सो एसिड में पढ़ ही लोगे। फिर आप H2SO5 का यानी कैरोज एसिड का डाइल्यूशन कर देते हो तो आपको H2SO4 मिलता है, प्लस में H2O2 फाइनली। यानी स्टेप 1 हमारा ये होता है, फिर स्टेप 2 हमारा ये होता है, फिर स्टेप 3 हमारा ये होता है। इस तरीके से हमें H2O2 मिलता है। क्लियर होगी बात। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करो कि H2S2O8 दिखता कैसे, हालांकि +2 का मैटर, फिर भी आपको बता देता हूं। 2 सल्फर है, उनके बीच में बेटा 2 ऑक्सीजन है, ये कंबाइन हो जाते हैं।
फिर सल्फर डबल बॉन्ड होता है और एक सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, आप ध्यान रखना, आप जानते भी होंगे। तो 2 बॉन्ड इसके फ्री दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड इसके फ्री दिख रहे हैं। अब आपको 2 H भी दिखाने हैं तो यहां हम कर देते हैं OH, यहां भी कर देते हैं OH, और यहां कर देते हैं डबल बॉन्ड O, यहां कर देते हैं डबल बॉन्ड O। इस तरीके से H2SO8 होता है। वहीं अगर आप H2SO5 का स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है, S डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरीके से। एक सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, इसका ध्यान रखना। तो मान लीजिए यहां पर मैंने डबल बॉन्ड O कर दिया, यहाँ OH कर दिया। अब आपको H तो 2 ही दिखाने, 5 ऑक्सीजन होने चाहिए, तो ये कुछ ऐसा होता है। ये होता है बच्चे H2SO5, जिसको कैरोज एसिड बोलते हैं, और H2S2O8 ऐसा जिसको हम मार्शल एसिड बोलते हैं। 3 स्टेप्स में आप कमर्शियली H2O2 बना डालते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है H2O2, ध्यान रखना, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं। बेटा H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करके तो हम H2O2 बना सकते हैं, लेकिन एक तरीका और है कमर्शियली बनाने का। वो क्या है कि आप अमोनियम सल्फेट ले लो, जानते हो आप अमोनियम सल्फेट, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन NH4 और ट्वाइस SO4, और उसकी रिएक्शन करवा दो सल्फ्यूरिक एसिड से। लेकिन ध्यान रखना, जब ये दोनों रिएक्शन करवाते हो तो दोनों का इक्विमोलर प्रोपोर्शन होना चाहिए, दोनों की स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए, और इसको हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो हमें मिलता है अमोनियम पर सल्फेट, यानी हम इसे बोलते हैं अमोनियम पर सल्फेट। अमोनियम पर सल्फेट बोला जाता है, यानी हम जब अमोनियम पर सल्फेट लेते हैं और उसका डाइल्यूशन कर देते हैं, तब हमें मिलता है H2O2, मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसे बोलते हैं अमोनियम बाइसल्फेट, पता ही होगा तो आपको, तो अमोनियम बाइसल्फेट, ठीक है बेटा। और जो हमें H2O2 मिलता है वो 30% स्ट्रेंथ का मिलता है, इसका भी आप ध्यान रखना, बना लोगे। अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विमोलर प्रोपोर्शन का आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, उसके बाद आपको मिला अमोनियम पर सल्फेट, एक सॉल्ट मिला, और उस सॉल्ट का आपने जब डाइल्यूशन किया तब आपको क्या मिला, H2O2 मिला। कर लोगे, इस तरीके से प्रिपेयर हम इसको करते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा, ठीक है। H2O2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब H2O2 को कंसंट्रेट कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको 30% मिला है और आपको ये मान लीजिए 100% तक ले जाना है, तो आप कैसा कर सकते हैं। आइडियली अगर आप 100% प्योर H2O2 चाहते हैं तो क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इट इज वेरी केयरफुली कंसंट्रेटेड सिंस इट डिकम्पोजेस ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग। काफी समय तक ये रहा तो H2O2 आपका डिकम्पोज होकर H2O प्लस O2 बना देगा, जिसे ऑटो ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। समझ में आ गया, ये डिकम्पोज हो जाएगा H2O2, आपको दिख ही रहा है ऑक्सीजन है इसमें, तो ये खुद का ऑक्सीडेशन भी कर लेता है, ठीक है। तो इसका अपना ध्यान रखना है, कर लोगे, ठीक है। तो इसे ऑटो ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, और आप डिकम्पोजिशन से करवा भी सकते हो, कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम, कोबाल्ट, आयरन, MnO2, सो मेनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हियर, तो आप इसको डिकम्पोज भी करवा सकते हो। समझ में आ गया, कर लोगे ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब क्या होता है मेथड, उसको समझते हैं। पहला मेथड होता है उसे बोलते हैं इवेपोरेशन। हम क्या करते हैं, H2O2 का जो भी सॉल्यूशन हमें मिला है हम उसको इवेपोरेट करते हैं। इवेपोरेट कैसे करते हैं, वाटर बाथ में। वाटर बाथ में कैसे, मान लीजिए आपके पास ये कंटेनर है और इसमें वाटर पड़ा है, और इस वाटर के ऊपर आपने कंटेनर रखा हुआ है और इसके अंदर पड़ा है हमारा H2O2 और इसमें पड़ा है आपका वाटर। आप इसको हीट कर रहे हो तो इनडायरेक्ट बॉइलिंग से आपका H2O2 में जो भी मॉइस्चर है वो निकलने लग जाएगा, और अब आपका 30% H2O2 कितना बन जाएगा, 50%। फिर दूसरा तरीका होता है बच्चे डिहाइड्रेशन इन वैक्यूम डेसिकेटर। फिर हम वैक्यूम डेसिकेटर लेते हैं और वो एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर एयर नहीं जा सकती है,
उससे क्या होता है कि कुछ इंटरफेयर नहीं होगा, आपके H2O2 में से और मॉइस्चर निकलने लग जाएगा। लेकिन किसकी प्रेजेंस में होता है, वहां पर होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। आप सभी जानते हैं जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, आपको बताया गया है पहले भी, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो डिहाइड्रेट कर देगा और आपको 90% H2O2 मिल जाएगा। हमने 30% से स्ट्रेंथ से शुरू किया था और सिंपली इसको वाटर बाथ में वेपोराइज किया तो हमें 50% मिल गया। उसके बाद हमने वैक्यूम डेसिकेटर लिया जिसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 है और उसने इसके मॉइस्चर को फर्दर रिमूव कर दिया और हमें अब 90% H2O2 मिल गया। फिर हम करते हैं बच्चे वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो हमें 90% H2O2 मिला है इसको हम डिस्टिल करते हैं अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। प्रेशर कम कर देते हैं, ऊपर से दबाव कम करने की कोशिश करते हैं जिससे मॉइस्चर फर्दर रिमूव होते हैं और ऐसा मानते हैं आइडियली हमें 100% H2O2 की स्ट्रेंथ मिल जाती है 100%। ठीक है, और फिर हम फाइनली करते हैं कूलिंग। कूलिंग इसलिए करते हैं कि उसके आसपास, उस मिक्सचर के आसपास अगर मॉइस्चर की ट्रेसेस हैं तो रिमूव हो जाएंगी और हमें H2O2 के क्रिस्टल्स सेपरेटली मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे H2O2 को कंसंट्रेट किया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है हाउ कैन यू कंसंट्रेट H2O2 सॉल्यूशन। तो आपको बताना है कि पहले आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया और फाइनली आपको क्रिस्टल्स H2O2 के कैसे मिले। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो अब आगे बात करते हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। चलो आगे बात करते हैं, लेट मी टेक इट डाउन। तो अब बात करेंगे बच्चे H2O2 की स्ट्रेंथ की, कि H2O2 मार्केट में कैसे मिलता है, उसकी क्या स्ट्रेंथ होती है, कैसे उसको बुलाया जाता है, मंगवाया जाता है, कैसे उसकी डिमांड की जाती है कि मुझे इतना H2O2 चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ का कैसे बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा, जो स्ट्रेंथ है बच्चे H2O2 का इज इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी दैट वन वॉल्यूम ऑफ H2O2 गिव्स ऑन हीटिंग। मतलब कि जब आप H2O2 लेते हो वो डीकंपोज होने पर आपको H2O देता है और क्या देता है, O2। तो वो O2 कितना देगा, उसका कितना वॉल्यूम देगा, उसके हिसाब से H2O2 की स्ट्रेंथ पता लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 20 वॉल्यूम का H2O2 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक वॉल्यूम उस H2O2 का आपको 20 वॉल्यूम O2 देगा। आपको समझा देते हैं, ध्यान से देखिए। आपको पता तो है ही कि H2O2 जब डिकम्पोज होगा तो आपको H2O मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। तो मैं लिख रहा हूं, इसको नोट कर सकते हो आप। वन वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या है, वन वॉल्यूम H2O2, टू वॉल्यूम H2O2, थ्री वॉल्यूम H2O2 ऐसे बोला जाता है। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, वन वॉल्यूम, टू वॉल्यूम, सो ऑन, ऐसे बोला जाता है। जैसे वन वॉल्यूम H2O2, ऐसा क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इट्स वन वॉल्यूम will give वन वॉल्यूम ऑफ क्या, H2O2। मान लीजिए आपके पास फोर वॉल्यूम है, फोर वॉल्यूम H2O2, तो इसका वन वॉल्यूम आपको देगा, सॉरी O2 आएगा। फोर वॉल्यूम का मतलब इसका वन वॉल्यूम यानी H2O2 का वन वॉल्यूम आपको देगा फोर वॉल्यूम ऑफ O2। समझ में आ गया? यानी उसका 1 ml आपको 4 ml ऑक्सीजन बनाकर देगा। अगर 20 वॉल्यूम का आपके पास H2O2 है, 20 वॉल्यूम का, यानी उस H2O2 का 1 ml आपको 20 ml ऑक्सीजन बनाकर देगा। आपके पास मान लीजिए 10 ml, 10 वॉल्यूम H2O2 है, 10 वॉल्यूम H2O2, तो उसका 1 ml आपको 10 ml O2 बनाकर देगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये चीज है, आपको ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का क्या मतलब है कि एक वॉल्यूम उस H2O2 का आपको 20 वॉल्यूम ऑक्सीजन बनाकर देगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है, इसको आप नोट कर लेना पहले ही। ठीक है, अब मैंने आपको नीचे सिखाया है कि कैसे वो निकाला जाता है, मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं। चलिए उस पर बात करते हैं। उस स्लाइड को थोड़ा सा फर्दर नीचे ले लेता हूं।
तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे नॉर्मेलिटी और कैसे उसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ निकाली जाती है H2O2। तो आपको पता है H2O2 ऐसे डिकम्पोज होता है और हमारे पास H2O2 का रिएक्शन में इतना मास है 68 और हमें ऑक्सीजन अभी फिलहाल कितना मिल रहा है 22.4 लीटर। यही हो रहा है स्टोइकियोमेट्री बेटा, यही हो रहा है, समझाया हुआ है आपको। तो आपको ये कह रहा है कि 22.4 लीटर O2 आपको 68 ग्राम H2O2 से मिलता है, ये तो करेक्ट है, ये तो हम जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास x लीटर O2 चाहिए आपको, तो कितने H2O2 से बनेगा बताओ। अगर आपको ये कह रहा है, इधर लिखता हूं, ये आपको कह रहा है कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन आपको कितने से मिल रहा है? आपको मिल रहा है 68 ग्राम H2O2 से। तो मुझे बताइए 1 लीटर O2 कितने से मिलेगा? 68 अपॉन 22.4 ग्राम से। और अगर आपके पास x लीटर चाहिए, आपको कितना भी चाहिए हो सकता है, तो कितने से मिलेगा? 68 अपॉन 22.4 x ग्राम H2O2, तो ये लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? जहां पर जो x है वो ही है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वही है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? यानी 68 इंटू एक्स अपॉन 22.4 ये आपको दर्शाता है स्ट्रेंथ ऑफ एक्स वॉल्यूम ऑफ H2O2। इसको आप नोट कर लो, ये जो वैल्यू है इसको आप नोट कर लो। अगर आपको x वॉल्यूम H2O2 की स्ट्रेंथ चाहिए तो इस तरीके से निकलेगी, और फिर आप इसको नॉर्मेलिटी से रिलेट कर सकते हो, बिकॉज हम जानते हैं स्ट्रेंथ बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू नॉर्मेलिटी। इक्विवेलेंट वेट इनटू नॉर्मेलिटी हम जानते हैं। तो नॉर्मेलिटी इसकी n मान ली गई, इक्विवेलेंट वेट आप H2O2 जानते हो 17 है, ठीक है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर ऐसे निकालता है, वो सिखाया हुआ है, और स्ट्रेंथ आपने रखी थी 17 क्या है यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट H2O2 का। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मोलर वेट अपॉन n फैक्टर। क्लियर हो गया? चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लिया जाए। लेट मी टेक दिस स्लाइड डाउन सो दैट सभी बच्चे इसको नोट कर पाए। इसको नोट कर लें, समझ में आना चाहिए कि 68 अपॉन 22.4 इंटू एक्स जो है वो इसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और स्ट्रेंथ बराबर होता है नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हम H2O2 का जानते ही हैं, स्ट्रेंथ आप निकाल चुके, नॉर्मेलिटी भी निकल जाएगी। ये कैलकुलेशन, ठीक है। चलो अब H2O2 की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, कर लेंगे, होशियार बच्चे आप सभी। चलिए अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। तो पहला पॉइंट कि इसका एसिडिक नेचर होता है। क्या होता है? एसिडिक नेचर। दो स्टेप में आयनाइज होता है, जैसे H2O2 है, जब आयनाइज होगा पहला स्टेप में तो एक H निकाल देगा, तो क्या बच जाएगा? HO2 नेगेटिव। फिर जो HO2 नेगेटिव है ये आयनाइज होगा और आपको दे देगा ये H प्लस, तो दे ही देगा, एक H प्लस और निकाल देगा, प्लस में यहां बन जाएगा O2 माइनस 2, जिसे बोलते हैं पर ऑक्साइड आयन, और ऊपर हो गया बाई पर ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो ये स्टेप 1 होता है आयनाइज होने का, ये स्टेप 2 होता है आयनाइज होने का। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल रखा है, आपको याद कर लेना है 1.57 10 टू द पावर माइनस 12, याद कर सको तो। ये तो बाकी देख लेना, ये दो स्टेप में आयनाइज होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा H2O2 में खास बात क्या होती है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे, चलिए उसकी बात करते हैं। ये नोट हो गया है? चलो अब बात करते हैं एक बार इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में। जैसे यहां पे मैंने आपको एसिडिक मीडियम दिखा रखा है, तो ये आपका H2O2 है,
इसको H प्लस अगर आप दे दो तो इलेक्ट्रॉन गेन करके वाटर बना देगा। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन हुआ ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये उसका आपको दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल। फिर आप नीचे देख पा रहे हो तो बेसिक मीडियम का भी आपको बता रखा है। बेसिक मीडियम में क्या है, H2O2 OH माइनस डाल दिया तो अभी भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और आपको OH माइनस क्रिएट करके दे देगा। क्लियर हो गया? तो ये कोई रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। यानी इन शॉर्ट आप ये याद कर सकते हो, H2O2 आपको H2O देता है प्लस O देता है। इसी O को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे इस O को? इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। और यही नेसेंट ऑक्सीजन दूसरों क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। इसी की वजह से सामने वाला ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे देखो एग्जांपल पहला, मेरे पास लेड का सल्फाइड है। एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, मैंने नेसेंट ऑक्सीजन डाल दिया तो लेड सल्फेट बन गया। क्या बन गया, लेड सल्फेट ऑक्सीडाइज हो गया। और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे FeSO4 है, फेरस सल्फेट, और आपने इसको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। तो फेरस सल्फेट में नेसेंट ऑक्सीजन डाला, आपका फेरिक सल्फेट हो गया। क्या बन गया, फेरिक Fe+2 से +3 हो गया ना ऑक्सीडाइज। ठीक है, आप ये देख लीजिए, आपके पास हेक्सासाइनेडोफेरेट आयन है, तो हेक्सासाइनेडोफेरेट आयन जो है वो ऐसे टूट जाएगा। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर है आपके पास K2, यानी Fe पर यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो +2 है, और यहाँ कैलकुलेट करोगे तो +3 है। तो Fe ऑक्सीडाइज हो गया, किसने किया, नेसेंट ऑक्सीजन। या आपके पास क्रोमिक एसिड है, इसमें आपने नेसेंट ऑक्सीजन डाला तो क्या बन गया, CrO5। देखा हुआ है क्या, जिसकी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर थी, आपको याद हो, हमने पैराडॉक्स में पढ़ा था कुछ ऐसा सा। इसमें 2 O बॉन्ड थे, याद होगा आपको। ठीक है, तो CrO5 जो ब्लू पेरोक्साइड है क्रोमियम का एग्जांपल है। एक दो एग्जांपल आपको भी ध्यान रखना है कि देखो सर मेरे को पता है कि H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, देखो देखो ये इनको ऐसे ऐसे ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो आपको ये 4 एग्जांपल आपके सामने हैं, कोई भी 2 एग्जांपल आप याद कर सकते हो। ठीक है, एक और लिखा हुआ है जैसे कि बेंजीन है, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन गया, यानी अगर इसका ऑक्सीडेशन किया तो ये आपको फिनोल बना कर दे देगा। C6H5OH जानते हो कैसा होता है, बेंजीन के ऊपर OH। ठीक है, कर लोगे? चलो, ये तो एसिडिक मीडियम में इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है। चलो देखते हैं बेसिक मीडियम में भी कैसे ऑक्सीडाइज करता है दूसरों को। ये बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर रहा है। जैसे यहाँ Cr पे +3 चार्ज है, यहाँ निकालोगे Cr पे +6 चार्ज है, ये Mn पे +2 चार्ज है, ये Mn पे निकालोगे +4 चार्ज है। तो ये देखो ऑक्सीडाइज कर रहा है H2O2, लेकिन कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम। कर लोगे? बोलो बेटा, हो जाएगा, वेरी गुड। ये आपको एग्जांपल ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। कैसे होता है देखो, जैसे Mn है, ये Mn पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, देखो आप +7 है, आता होगा सबको निकालने, यहाँ +2 है, 7 से 2 डिक्रीज हो रहा है ना, रिडक्शन कर दिया ना इसने MnO4 माइनस का H2O2 में, तो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर भी देख लो, Cr पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देख लो, +6 आएगा, और यहाँ Cr पे कितना है, +3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा दिया, यानी रिडक्शन कर दिया H2O2 ने, तो H2O2 क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ऐसे बेसिक मीडियम में देख लो, यहाँ Fe पे +3 चार्ज है, यहाँ Fe पे +2 है, तो फेरिक को फेरस कर दिया, ऑक्सीडेशन नंबर घटा दिया, रिडक्शन कर दिया, हो गया ना रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, दोनों मीडियम्स में। साथ ही साथ आप देख रहे थे इसमें नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो ये ब्लीचिंग एजेंट भी होता है, ये अच्छा ब्लीचिंग एजेंट भी होता है। डाई को आप ब्लीच कर सकते हो। अब डाई में H2O2 डाल दो तो डाई क्या हो जाएगी बेटा, डाई क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी और ब्लीच हो जाएगी। इसी O की वजह से इसके पास ब्लीचिंग एक्शन भी होता है। हेयर ब्लीच हो सकता है H2O2 से, ठीक है, बार्बर रखते हैं अपने पास तो उससे हेयर ब्लीच कर सकते हैं, बीयर्ड को भी ब्लीच कर सकते हैं, तो H2O2 एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट भी होता है।
चलिए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब H2O2 की बेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो H2O2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, खुली किताब। सॉलिड स्टेट में ले आओ तो भी वैसा स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड या गैस फॉर्म में तो भी वही स्ट्रक्चर होता है, फर्क सिर्फ बॉन्ड एंगल का होता है। फर्क सिर्फ किसका होता है? बॉन्ड एंगल का। लिक्विड या गैसेस फॉर्म में बॉन्ड एंगल 94.8 मिलेगा आपको और 111.5 यानी 111.5 डिग्री मिलेगा। वहीं सॉलिड फॉर्म में बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, 94.8 बढ़कर 104.9 हो जाता है और 111.5 घटकर 92.5 यानी 92.5 हो जाता है। तो स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी को समझ में आ नहीं रहा है तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बेटा, ये दो ओ हैं, बैंड है, स्ट्रक्चर देख लो, दो बैंड ने एक किताब की तरह। ये लाइन इसलिए बनाई गई है ताकि प्लेन से आपको समझाया जा सके कि इसी किताब जैसी स्ट्रक्चर, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, कर लोगे? आप देख लो, इसको मैं ऐसे कर दूंगा, इसका प्लेन बना दूं, इसका प्लेन बना दूं, तो ये किताब जैसी आपको लगेगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान रखना है, कर लोगे? तो आज के लिए इतना ही है, हमारा H2O2 खत्म हो जाता है। इसके बाद हम वाटर को पढ़ेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ में आया है। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे फिर बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू।